हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पे हम लोगों ने मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में पढ़ा। पिछले टर्न में हम लोगों ने मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में पढ़ लिया था। आज हमको केवल उसके गुण एवं दोषों की व्याख्या करना है कि उसकी क्या उपयोगिता रहे और उसकी क्या फॉल्ट रही, क्या कमियां रह गई थी कि हमें दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी लाना पड़ा। दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी जिसे बोर साहब लाए थे। तो आज हम लोग मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि रेडियो, पिछले टर्न पे भी पढ़ा है, रेडियो एक्टिवता समस्थानिक समभारिकों की खोज के पश्चात मोजले नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि तत्वों का परमाणु क्रमांक मूल लक्षण होता है, न कि परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक मूल लक्षण हो जाने के कारण उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाया उसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में बनाया और न कि परमाणु भार के। तो परमाणु क्रमांक को मौलिक गुण माना तथा उसी के बढ़ते क्रम में आवर्त सारणी बनाया। अतः मेंडलीव के आवर्त नियम में परिवर्तन कर दिया गया। क्या किया मोजले ने? सन 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया, जिसे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। माने कि यदि परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उनके गुणों की पुनरावृत्ति होगी। तो इस आधार पर उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाया था, जिसे हम मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर मोजले ने 1913 में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में एक नई सारणी बनाई, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, जिसके विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, विस्तार से पढ़ा, समझा। आज हम लोग उनकी उपयोगिता को पहले पढ़ते हैं। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या है, क्या आवश्यकता रही, क्या इसमें गुण रहे इसमें। तो पहली उपयोगिता है कि अध्ययन में सहायता यानी इस आवर्त सारणी के आ जाने से तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, उनके सिंबल, उनके गुण, उनके क्वथनांक, हिमांक, गलनांक जैसे गुणों का अध्ययन करना हमारे लिए इजी हो गया। अब तक ज्ञात 117 तत्वों को आवर्त सारणी के 9 वर्गों में रखा गया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 9 वर्गों में रखा गया है। केवल इन 9 वर्गों के अध्ययन से हम इन 117 तत्वों के गुणों के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यदि केवल 9 वर्ग आवर्त सारणी जब नहीं थी तब हमको 117 के 117 तत्वों का अध्ययन करना पड़ता था, लेकिन आज के समय में क्या हो गया, उसको 9 वर्गों में रखा गया है। तो अब केवल 9 वर्गों का अध्ययन कर लें, पूरे 117 तत्वों के विषय में हमको जानकारी मिल जाएगी। यदि किसी उपवर्ग के एक तत्व के गुण मालूम हो जाएं तो उस उपवर्ग के अन्य सभी तत्वों के गुण के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है कि लगभग यही गुण रखता होगा। सेकंड नंबर है नए तत्वों की खोज। इस आवर्त सारणी को बनाते समय कई स्थानों पर खाली स्थान छोड़ दिए गए, जिनकी अब तक खोज हो चुकी है। यानी कि कई स्थानों पर बीच बीच में खाली स्थान इसमें भी छोड़ा गया, और क्योंकि उससे मिलते जुलते गुण का नया तत्व नहीं खोजा गया था। जब उससे यानी उसके ऊपर जो तत्व है उससे मिलता जुलता गुण का तत्व नीचे न होने के कारण वहाँ पर स्थान छोड़ दिया गया, जिसकी बाद में खोज से पूर्ति हुई। थर्ड नंबर है परमाणु द्रव्यमान का संशोधन। प्लैटिनम और यूरेनियम आदि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान उनकी आवर्त सारणी में स्थिति को देखते हुए संशोधित किए गए। आवर्त सारणी में उनकी स्थिति को देख करके उसमें संशोधन किया गया। सारणी में तत्व की स्थिति से उनकी संयोजकता का अनुमान किया जा सकता है। फलस्वरूप उनके परमाणु द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। फोर्थ नंबर है संयोजकता में संयोजन। बेरिलियम का तुल्यांकी द्रव्यमान 4.5 होता है। इसको
त्रिसंयोजी समझकर इसका परमाणु द्रव्यमान 3 गुणे 4.5, तो ये 13.5 निकाला गया। और इसकी आवर्त सारणी में स्थिति जो थी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में रखा गया, परंतु वास्तव में बेरिलियम का गुण दूसरे वर्ग के तत्वों से मिलते हैं, अतः संशोधन करके उसकी संयोजकता को 2 और परमाणु द्रव्यमान 9 माना गया। यानी कि कार्बन एवं नाइट्रोजन के बीच में होने के कारण फिर उसके आवर्त सारणी में स्थान के आधार पर उसका संयोजकता 2 और उसका परमाणु द्रव्यमान 2 गुना करके 9 माना गया। 4.5 गुणे 2 बराबर 9 आएगा, तो उसका उचित स्थान मिल गया आवर्त सारणी में। ये कब हो सका? जब मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी आई। यद्यपि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी बहुत उपयोगी रही, लेकिन इसमें कुछ दोष भी रहे। तो हम इन दोषों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के प्रमुख दोष कौन कौन से हैं। तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के दोष: हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में निश्चित स्थान का ना होना, पहला दोष। कि हाइड्रोजन एक उपयोगी एवं प्रथम तत्व है आवर्त सारणी का, लेकिन आज तक इसकी स्थिति को विवादित रखा गया है। इसमें विवाद है। क्या विवाद है? हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं के ऊपर और 7वें वर्ग में हाइड्रोजन के साथ रखा जाता है, क्योंकि ये दोनों के समान गुण प्रदर्शित करता है। सेकंड नंबर, असमान तत्वों को, असमान गुणों वाले जो तत्व थे, असमान तत्वों का एक साथ रखा जाना, यानी कि भिन्न भिन्न गुण के जो तत्व थे उनको एक साथ रख दिया गया। अत्यधिक क्रियाशील क्षार धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और बहुत कम क्रियाशील कॉपर, एजी, एयू आदि को एक साथ रखना। थर्ड नंबर है समान तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखना। कुछ तत्व ऐसे थे जिनके गुण समान थे, लेकिन उन्हें अलग अलग वर्ग में रख दिया गया। ये भी आवर्त सारणी का दोष था। उदाहरण में देखते हैं, बीए, बेरिलियम, पीबी, लेड, एजी, चांदी और टीआई के गुण समान होने पर भी इन तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया, जो कि आवर्त सारणी की दोष है। उत्कृष्ट गैसों के लिए आवर्त सारणी में कोई स्थान न होना। उत्कृष्ट गैसें या निष्क्रिय गैसें, नोबल गैसें जिन्हें कहते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, इन लोगों की तब तक तो कोई खोज हुई नहीं थी, लेकिन खोज के पश्चात उनको इस आवर्त सारणी में कोई स्थान प्राप्त नहीं हो सका। इसीलिए बाद में दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी आई, जिसमें शून्य वर्ग को भी जोड़ा गया। और लास्ट दोष है लैंथेनाइड, एक्टिनाइड तत्वों। लैंथेनाइड, एक्टिनाइड जो 4F, 5F के श्रेणी के तत्व हैं, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी में नीचे पड़े हुए कालमों में होते हैं, को आवर्त सारणी में कोई स्थान न होना, आवर्त सारणी में कोई स्थान न होना, ये दीर्घाकार आवर्त सारणी का भी दोष है। तो उन तत्वों को भी आवर्त सारणी में स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से उनको आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिल सका। तो आज के टॉपिक में हम लोग यहीं तक की बातें करते हैं। अगले टर्म में मिलेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।